ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सर अभी कुछ दिनों पहले ही एक दिल्ली से एक दुखद खबर आई थी जिसमें एक प्रेमी ने एक प्रेमिका का कत्ल कर दिया था। तो रिश्तों में, जैसे मैं अपने रिश्ते के बारे में भी सोच रहा था और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उस पर भी देख रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी साइकी समझ पा रहा था कि क्या एक टिपिंग पॉइंट रहा होगा कि आपस में जैसे नोक-झोंक और फिर कैसी बात बड़ी होगी आगे इस तरीके से। तो काफ़ी टाइम रिश्ते में इस तरीके से होता है कि जैसे हम कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं एक पॉइंट पे कि अभी चीज़ गलत जा रही है, कि शुरुआत हमने इस तरीके से करी थी अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन हमारी क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है मेंटल टाइम के बेसिस पे, कभी कभी मॉनिटरी भी, कि हमें लगता है कि आज नहीं तो ये चीज़ अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। और फिर और सिर्फ रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं, ये चीज़ मतलब जॉब के टर्म्स में या फिर और कुछ एंडेवर उठा लिया आदमी ने, तो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा क्योंकि, तो इसी को सस्टेन करते चलो। तो क्या एक वो टिपिंग पॉइंट होना चाहिए जिस पे हमें मतलब डिसाइड कर लें कि ठीक है अब जितनी इन्वेस्टमेंट होगी अब यहाँ से रिट्रैक्ट करके एक कुछ इसको सही डायरेक्शन दी जाए। आपका मैंने एक वीडियो देखा था पहले, उसमें आप एक साहिल लुधियानवी जी की एक लाइन थी जिसमें कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इसी कुछ मार्गदर्शन आपका। नहीं, आप कोई टैक्टिक मांग रहे हो, आप कोई जिसको साधारण भाषा में रूल ऑफ थंब कहते हैं, आप वो मांग रहे हो। आप कह रहे हो कि रिश्ता चल रहा है तो उसमें कैसे किसी बिंदु पर या किसी समय पर जाकर पता कर लें कि अब बात ख़राब हो रही है और उसको शांतिपूर्वक रिश्ते को वहीं पर समाप्त कर दें। आप ये पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो ना आप? बात इसकी नहीं है। अभी भी आप जो मांग रहे हो वो एक तरह का सस्ता उपाय है। आप कह रहे हो मैं जो था, मैंने जिसने वो रिश्ता शुरू किया, जिस आधार पर शुरू किया, जिस आधार पर साथी चुना संबंध बनाने के लिए, और जिस तरीके से मैं उसको 3 साल 5 साल तक चलाता रहा, वो सब तो अपनी जगह यथावत रहे, कायम, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहे। बस ये बता दीजिए कि जब चीज़ें गड़बड़ाने लगें तो किस तरीके से वहाँ बीच में फिर कर देना चाहिए कि अब ये रिश्ता यहीं पर समाप्त होता है। ये ऐसे नहीं होता ना। आप अपना केंद्र बचाए रखना चाहते हो, रिश्ते की, बल्कि ज़िंदगी की जो आपकी बुनियाद है, आप उसको बचाए रखना चाहते हो। और उस बुनियाद पर ज़िंदगी खड़ी करके जो केंद्र आपने बना रखा है अपना, उस केंद्र से चल के जो नुकसान होते हैं, आप बस ये पूछ रहे हो कि उन नुकसानों से कैसे बच जाएं।
कि रिश्ता शुरू करने के मज़े भी ले लें, रिश्ते को भोगने का स्वाद भी ले लें, और जब रिश्ता खटास देने लगे तो उसको फिर छोड़ना कैसे, गर्क कैसे कर देना है, बस आप ये बता दीजिए सर। तो तुम मेरा इस्तेमाल बस ये जानने के लिए कर रहे हो। रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो तो, और रिश्ता छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी की बुनियाद ही गलत हो तो, उन चीज़ों के बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते। आप बस ये कह रहे हो कि जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं और गाली गलौज मारपीट की नौबत आने लगे, दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगें, तो फिर किस तरीके से शालीनता के साथ संबंध समाप्त करना चाहिए, बस ये पूछ रहे हो। क्योंकि डर गए हो इस तरह के हादसे अब हर चौथे दिन सामने आ रहे हैं, तो डर लग रहा होगा कि कहीं तुम्हारे साथ ना कुछ हो जाए, या कहीं तुम किसी के साथ ना कुछ कर बैठो। और उसमें भी डर ये नहीं लगता कि जिसके साथ करेंगे वो मर जाएगा, डर ये लगता कि बाद में हम धरे जाएंगे। तो ये सब थोड़ी ठीक है। मामला एक क्षण का नहीं है, मामला सनसनी का भी नहीं है, मामला उस मूल सिद्धांत का है जिसको आप सही मानकर अपनी ज़िंदगी ही जी रहे हो। आपने एक गलत सिद्धांत पकड़ लिया है, उसे सही माने बैठे हो, और आपने सिद्धांत पकड़ लिया है आकर्षण का, सुख का, भोग का, उथलेपन का। और वैसे ही फिर आप नौकरी भी चुन लेते हो, बैठो, वैसे ही फिर आप साथी बना लेते हो, और फिर उस नौकरी में जो होना है वो होता है, उस साथी के साथ भी जो फिर होना है वो होता है। कहीं हत्या हो जाए, हत्या भी बहुत दुखद, बहुत त्रासद तरीके से हो जाए, और उसमें बहुत मामला सनसनीखेज रहे, नाटकीयता से परिपूर्ण, तो तब जाकर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ना हो हत्या तो, और हत्या हो भी और इतनी सनसनीखेज ना हो तो हमें फिर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो लोग हैं, सामान्य मध्यम वर्गीय पति पत्नी, और शादी भी कर चुके हैं, लिव इन वगैरह नहीं, शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन दिन रात एक दूसरे का मुंह नोचते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जले भुने रहते हैं और दोनों का दम घुटता है उसमें। लेकिन साहब, एक आदर्श भारतीय मध्यम वर्गीय जोड़ा है, और वो भी अब शादी को 30-40 साल हो चुके हैं, तो रहना तो साथ ही है, और समाज के सामने दर्शाना भी यही है कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरे को तनाव देते देते ये होता है कि दोनों में से एक को डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और मर जाता है। अब आप कहोगे क्या कि कत्ल हुआ है? कोई नहीं कहेगा कि कत्ल हुआ है, पर इसमें और किसी की जान ले लेने में क्या बहुत ज़्यादा अंतर है। आप किसी को इतना तनाव दो एक गलत रिश्ते में कि वो एक दिन खुद ही हार्ट अटैक से मर जाए, ये हत्या नहीं है क्या? पर इसमें कोई कहेगा ही नहीं कि आपने हत्या करी है। भारत में रिश्ते सबसे ज़्यादा स्थायी और चिरंजीवी होते हैं। यहाँ एक बार गांठ लग गई तो लग गई, संबंध विच्छेद कम ही होता है। यहाँ तो ऐसा है कि शादी हुई हो ना हुई हो, 14 साल वाली अपने 16 साल के गर्लफ्रेंड के लिए करवा चौथ रख रही होती है। और यही भारत जहां रिश्ते दुनिया में सबसे ज़्यादा स्थायी हैं, इसी में दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुमेह के और हृदयाघात के मामले भी होते हैं। भारत को हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ बात तो होगी ना। मारने का यही तरीका नहीं होता कि
चाकू उठा करके किसी की छाती में घोंप दिया या उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। मारने के तो इतने तरीके हैं, बस सब तरीके सनसनीखेज नहीं होते। हर तरीके में खून बहता हुआ नहीं दिखता, और हर हत्या में मीडिया की बहुत रुचि नहीं होती। मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ उन सब बच्चियों की जो जन्म लेने से पहले या जन्म लेते समय मार दी जाती हैं। उनकी हत्या कोई बात करता है? वही लड़की बड़ी हो जाए, 18-28 साल की हो जाए, फिर उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत शोर मचाओगे। फिर तो आप उसको हत्या में भी, मृत्यु में भी सम्मान से विदा नहीं होने दोगे। उसको डिग्निटी इन डेथ भी नहीं पाने दोगे। घुस घुस के पता करोगे ये क्या करती थी, वो क्या करता था, दोनों का रिश्ता कैसा था, और क्या बातें हैं ज़रा कुछ बताओ, कुछ मसाला, कुछ चटपटा बताओ। वहाँ बड़ी रुचि आ जाती है। और जो लाखों करोड़ों लड़कियाँ हमारे सम्मानीय सुसंस्कृत परिवारों में चुपचाप मार दी जाती हैं, उनकी हम बात नहीं करना चाहते। हत्या हत्या होती है, और सब हत्याएं एक ही केंद्र से आ रही हैं, एक ही मूल सिद्धांत से आ रही हैं, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और आप उसकी बात नहीं करना चाहते। आप बस उस हत्या की बात करना चाहते हो जो रोशनी में आ गई है, जो मीडिया में छा गई है। और मीडिया में न छाए तो हत्या होती रहे, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जिंदगी अपनी नहीं बदलना चाहते, आप अपना केंद्र नहीं बदलना चाहते। आप बस ये चाहते हो कि लफड़े में ना पड़े। भाई झंझट नहीं मांगता अपन, झंझट ना हो, और जिंदगी जैसी चल रही वैसी चलती रहे, कोई समस्या नहीं होगी आपको फिर। कोई दिक्कत नहीं। और गलत दूषित संबंध हत्या से भी बदतर होते हैं, ये अच्छे समझ लेना। कोई उस दिन कह रहा था कि भारत में अनुमान है कि 95% शादियों में आज भी दहेज लिया दिया जाता है, और बढ़ ही रहा है दहेज का कारोबार। तो जो रिश्ता इस तरह से पैसे के लेन देन की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, उस रिश्ते में दम नहीं घुटता होगा। वो रिश्ता मौत समान नहीं है क्या? हम उसकी नहीं बात करते। उसकी नहीं बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज़्यादा जो हम शोर मचाते हैं, जब कहीं कोई पति अपनी पत्नी की, या पत्नी अपने पति की, या प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है, तो हम बहुत जो शोर मचाते हैं, वो शोर मचा के कहीं हम खुद को ही नहीं जताना चाहते कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं साहब, जितनी गड़बड़ हुई है उधर हुई है, हम ठीक हैं। उधर जो गड़बड़ हुई है वो तो हुई ही है निश्चित रूप से, पर उधर जो गड़बड़ हुई है उसका ढोल पीट करके आप जो अपनी तरफ भयानक गड़बड़ छुपाए हुए हैं, कहीं उसको तो नहीं बचाना चाहते। उधर बहुत जबरदस्त गड़बड़ हुई है। क्यों? अरे वो लिव इन कर रहे थे ना, या अलग अलग धर्म के थे ना, इसलिए हुई है गड़बड़। हमारी ओर सब ठीक है, लिव इन तो छोड़ दो, हमने तो बाल विवाह कर लिया था, हमारी ओर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बाल विवाह किया था और 4 ट्रक दहेज आया था, हमारी ओर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। उसके बाद से सिर्फ 3 लड़कियां मारी हैं कोख में, हमारी ओर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और सास और जेठानी मेरी इतने प्रेमी स्वभाव की थी कि उन्होंने ट्रक भी नहीं वापस जाने दिए। बोली ये भी तो दहेज में ही है ना,
ट्रक भी बेच के खा गई। अभी आजकल मुझसे कह रही है 5वां मंगवा दो ट्रक, नहीं तो रसोई में गैस के सिलेंडर का क्या है, कभी फट जाता है बेटा। तो जब कुछ दहेज वगैरह आएगा तो हम बेहतर सिलेंडर लेके आएंगे ताकि तब तुम खाना बनाओ तो फटे ना। और ये सरसों का तेल, इसमें बहुत मिलावट रहती है। जमाना ही खराब है, घोर कलयुग। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम पकौड़े तल रही हो और वो सारा उबलता हुआ तेल तुम्हारे ही ऊपर आकर के गिरे। हम तुमको बचाना चाहते हैं, जल्दी से 5वां ट्रक मंगवा लो बेटी। देखो घोर कलयुग है। अभी वो गंदे विधर्मी लोगों ने मार पिटाई, हत्या, ये सब कर रहा है। रोज आता है ना, सूटकेस के अंदर से लाश निकली, माँ बाप ने बेटी को मार दिया, ऑनर किलिंग हो गई, ये सब चलता है ना। हम नहीं चाहते ये सब हमारे यहां। जल्दी से बेटी 5वां ट्रक मंगवा लो, तब तक में हम बढ़िया वाले सरसों के तेल का इंतजाम करते हैं। हमारे समाज की, हमारे परिवार की और हमारे व्यक्तिगत जीवन की बुनियाद ही खोखली है। हम एक सड़े हुए केंद्र से जीते हैं। जिसके अनुसार हम दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम दुनिया को नोच खसोट सकें। जैसे गन्ने का आखिरी बूंद तक रस निकाल लिया जाता है ना, इसलिए है ये दुनिया। चूस डालो इसको, बिल्कुल कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे कोई वहशी हवसी आदमी बकरे की टांग चबा रहा हो और कह रहा हो मांस का आखिरी रेशा तक हड्डी से छील कर निकाल लूंगा। देखा है कभी इन लोगों को, ये जो हड्डियां छील रहे होते हैं? ये हमारा दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। हमको पढ़ा दिया गया है जिंदगी इसीलिए तो है। तो लड़की लड़के के प्रेम में पड़ती है क्या देख करके? लुक्स, या उसने दाढ़ी कुछ खास तरीके से बनवा रखी है, ऐसे उसकी दाढ़ी जा रही है। आजकल तो तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं ये सब, वही मामला छाया हुआ है। तो दैट्स अ कूल कट। लड़का लड़की को क्या देख रहा है? मजा आ जाएगा। शी विल बी टेरिफिक ऑन द बेड। वाह। और लड़की ने भी अपने आप को पूरा इसी तरीके से तैयार किया हुआ है कि उसको देखते ही देखने वाले के ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। एकदम पता चल जाता है कि ये माल तैयारी किस लिए हुआ है। इस आधार पे तो रिश्ता बनता है। बाहर बाहर इतना मामला रंगीन और चिकना कर रखा है, लेकिन भीतर वही पुराना जानवर है जो हिंसात्मक भी है, हिंसक भी है और डरा हुआ भी है। हिंसा उसमें इतनी है कि सामने वाले को नोच खाए, और डरा हुआ ये है कि जिसको नोच रहे हैं कहीं वो भाग ना जाए। तो फिर बंदा बंदी को लेके पॉसेसिव हो जाता है। और लड़की को भी वही सब डर सताते हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहा, चीटिंग तो नहीं कर रहा। फिर लड़ाइयां होती हैं। और प्रेम ऐसी चीज तो है नहीं कि मां की कोख से लेके पैदा हो गए। प्रेम तो सीखना पड़ता है। प्रेम कभी सीखा नहीं तो फिर थप्पड़ घूंसे चल जाते हैं। फिर रुपया पैसा भी गिना जाता है कि अब यहां साथ रह रहे हैं, लिव इन कर रहे हैं, तो तू कितना खर्च करती है, मैं कितना खर्च करता हूं। लड़की को यह है कि मैं उतना खर्च क्यों करूं, मैं तुम्हें फ्री सेक्सुअल सर्विसेज भी तो दे रही हूं, तो मैं अगर थोड़ा कम खर्च करती हूं तो क्या बुरा हो गया? सर्विसेज की कॉस्ट भी तो।
लड़का कहता है अच्छा सर्विसेज बस एक ही तरफ से है, मैं नहीं देता क्या सर्विस, सारी मॉर्निंग तो तू करती है, और कह रही है सर्विस बस तू दे रही होती है। और लड़की ये सुनते ही उबल जाती है। वो फिर कहेगी अच्छा हालत देख अपनी, आर यू इवन केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनी प्लेजर? वो तो मैं हूं, मेरा दिल इतना बड़ा है, एकदम साध्वी हूं मैं कि तुझे सुख देने के लिए मैं बिछी रहती हूं। लड़के का ही पारा गरम। ये तो वही सामान्य व्यापारिक लेन देन की बात है ना। खरीदने वाला पक्ष माल की कीमत कम आंकना चाहता है, बेचने वाला पक्ष माल की कीमत बढ़ा चढ़ा के बताता है। होता है कि नहीं होता है हर लेन देन में? और फिर इसमें गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगते हैं। जा जा, पता है पहले किस किस के साथ रही है तू। ये सब क्यों? ये सब इसीलिए क्योंकि ये नया है ही नहीं। आप ऐसे ही जिए हो बचपन से, कुछ नया नहीं हो रहा है। बस भीतर की हिंसा को, अज्ञान को, खोखलेपन को प्रकट होने का एक नया मौका मिल गया है। लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई है। वही चीज जो वो 8 साल की उम्र में प्रकट करता था एक तरीके से, अब वो 28 की उम्र में प्रकट कर रहा है दूसरे तरीके से। कुछ नया नहीं हो गया है। 8 की उम्र में भी उसे जो घटिया गंदी शिक्षा मिली है हमारे समाज से, वो उस पर ही चल रहा था और अभी भी वो उसी पर चल रहा है। वो कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंसा कर रहा है, वो हमारे ही द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कारों का एक उत्पाद है, एक स्पेसिमेन भर है। उसे हमने ही तैयार करा है। वो कहीं बाहर से नहीं आ गया। हां, अब जब हत्या हो जाए या कोई कांड हो जाए तो हम खास तौर पर किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठा करके यूं दिखाना चाहते हैं जैसे वही अकेला एक व्यक्ति तो एकमात्र दोषी है, बाकी हम सब तो पाक साफ है, हम दूध के धुले हैं, इसको फांसी दे दो। साहब उसको फांसी दे दो माने क्या? वो तुम्हारे ही घर से निकला है, वो तुम्हारी ही पैदाइश है, उसमें और तुम में कोई बहुत अंतर नहीं है। बस परिस्थितियों का खेल था कि उससे कांड हुआ, उसी की स्थिति में तुम होते तो तुम भी करते, शायद उससे दुगुना करते। लेकिन एक को दोषी ठहरा करके कुछ हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ हो जाए, एक को दोषी ठहरा करके आप बाकी सब को क्लीन चिट दे देना चाहते हो, खास तौर पे अपने आप को। अभी कल परसों तो हुआ है, वो लड़की गई कहीं 4-5 दिन रह करके आ गई, वापस आई, बाप ने उसको गोली मारी मां की सहायता से, और फिर बाप मां दोनों उसको कहीं सूटकेस में आगे किसी चीज में डाल करके गए, उसको काट कूट के कहीं पे। पत्नी ने पड़ोसी की मदद से पति को मार दिया, फिर पड़ोसी के घर में गड्ढा खोद करके वहां पति को गाड़ दिया, और फिर जहां गड्ढा खोदा उसके ऊपर सीमेंटिंग कर दी, उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिया, और उस पर पत्नी और पड़ोसी अपना आराम से लेटा करते थे, नीचे पति को गाड़ रखा है। कहीं हो जाता है, कहीं तमन्ना तमन्ना ही रह जाती है बस। हिंसक तो सभी हैं, चाह तो लगभग सभी एक ही चीज रहे होते हैं। ऐसे जो मामले सामने आते हैं, उन मामलों को आप खास विशिष्ट स्पेसिफिक केसेस ना समझें, वो हमारी व्यापक सामाजिक रुग्णता के लक्षण भर हैं। पूरे शरीर में, समाज के पूरे शरीर में गंदगी फैली हुई है। वो गंदगी बस प्रकट कहीं कहीं हो जाती है, जैसे खून गंदा हो गया हो किसी इंसान का,
तो फोड़े फुंसियां निकलने लग जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि जहां फोड़ा हो गया है बस वहीं पर खून गंदा है। खून तो सर से लेकर पांव तक गंदा है, लेकिन जहां फोड़ा हो गया या फुंसी आ रही है, मुहासा, आप उसी जगह को दोषी ठहराते, कहते ये पापी जगह है। क्या पापी जगह है? हर घर की यही कहानी है। हाँ, अब ये बात सुनने में नागवार हो जाएगी। ऐसा थोड़ी हर घर की यही कहानी थोड़ी है। हमारा देखिए बहुत सभ्य शिष्टाचारी शालीन सांस्कृतिक घर है, हमारे घर में ये सब नहीं होता। हमारा तो जी सूरज बड़जात्या वाला घर है, राजश्री प्रोडक्शंस। सब लोग सुबह सुबह एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, बहुत सारा नाश्ता। रिश्तों की एक ही स्वस्थ बुनियाद हो सकती है, वो है प्रेम। प्रेम के नाम पे हम बस पशुता जानते हैं, क्योंकि प्रेम तो आध्यात्मिक ही होता है। अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रेम के नाम पे हम बस बंधन जानते हैं। बंधनों में प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम मुक्ति का दूसरा नाम है। मुक्ति से हमारी रूह कांपती है। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि आप कटघरे में करवा लें किसी से, बड़ी समस्या आ जाती है। जंगली जानवर जो विलुप्त हो रहे होते हैं, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए कई बार एक ही बाड़े में नर और मादा को डाला जाता है कि ये संयोग करेंगे तो उससे बच्चे पैदा होंगे, इनकी कुछ आबादी बढ़ेगी, चाहे वो चीते की आबादी हो, चाहे अन्य विलुप्त होती प्रजातियों की आबादी हो। बड़ी दिक्कत आती है। नर होगा, मादा होगी, वो आपस में मिलते ही नहीं। जंगली जानवर को ही पता है कि कुछ काम सिर्फ आजादी के होते हैं। तुम बाड़े में करवाओगे, हम करेंगे ही नहीं। हम नहीं करते। आदमी अकेला है जिसकी सुहागरात का बिस्तर भी घर के भाई बहन भाभियां तैयार करते हैं और पड़ोस की औरतें आगे तैयार करती हैं, और तब भी कार्यक्रम चल जाता है। कैसे चल जाता है? तुम्हारी आत्मा कुछ है या नहीं है? जीवन में कुछ निजता है या नहीं है? कुछ नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है। और जब प्रेम नहीं होता तो संबंध ऐसे ही होते हैं, कारोबारी, लेन देन के, जिसमें पूरी कोशिश ये रहती है कि दूसरे पक्ष से अधिक उगाह कितना लो। जब तक रिश्ते चल रहे होते हैं तब तक तो फिर भी ठीक है। देखा है, जब रिश्ते टूटते हैं उसके बाद जो रायता फैलता है, मुकदमेबाजी चल रही है 10-10 साल तक, वो कह रही है मुझे तुझसे कम से कम 1.5 करोड़ चाहिए। रिश्ता टूट गया, उसके बाद एक दूसरे की फोटो लीक कर रहे हैं। जो पहले एसएमएस था वो एमएमएस बन जाता है और सीधे पॉर्न साइट पे पहुंच जाता है। वो बदला निकाल रहा है। बोले ले, तू बोल के भागी है ना कि अब मैं उतना तेरे लिए आकर्षक नहीं हूं, उतने काम का नहीं हूं, तो ले, तेरा सारा कार्यक्रम मैंने वहां पहुंचा दिया, superporn.com। ये संबंध विच्छेद होते ही आदमी दूसरा हो जाता है क्या? आदमी तो दूसरा नहीं हो गया। माने जब संबंध चल रहा था तब भी आदमी वही था। मैं बताऊं, संबंध से पहले भी आदमी वही था। बस जब रिश्ता टूट जाता है उसके बाद आपको उसका वो चेहरा दिखाई देता है जो पहले आप नहीं देख पाए, क्योंकि आप में भी बराबर का लालच और काम वासना थी। तो आपको दिखाई नहीं कि ये कितना घटिया दरिंदा है जिसके साथ आप रिश्ता बनाए बैठे हो। वो जब टूट जाता है तब पता चलता है। फिर गुंडाई चल रही है, एक दूसरे को पिटवाने की कोशिशें चल रही हैं, मीडिया में इधर उधर के बयान दिए जा रहे हैं।
इसको कहते हैं वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। ऐसी ऐसी बातें मीडिया में बोली जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं, जो कभी सार्वजनिक होनी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष की आपस की बात है, वो जाकर के कहां तुम मीडिया में उछाल रहे हो। पर वो सब होता है फिर। वो औरत बदल गई, वो आदमी बदल गया? नहीं, वो हमेशा से ऐसे थे। पर जब तक रिश्ता चल रहा था तब तक वो हूर परी थी और वो राजकुमार था। तब तक तो यही था, जाने तमन्ना। जाने तमन्ना एक दिन अचानक डायन कैसे बन गई? क्योंकि वो पहले से ही। यह अलग बात है कि वो जो अब तुम्हें दिख रहा है कि डायन है, आजकल किसी और की जाने तमन्ना है। कैसे? हम लोग ही गलत हैं। और उस पर तुर्रा ये कि जब हमारे गलत होने के इतने वीभत्स, इतने करुण, इतने दर्दनाक प्रमाण सामने आते हैं तो भी हम चेतते नहीं। तब हम ऐसे कहते हैं कि अरे वो लड़का मुसलमान था ना, और मुसलमान तो हिंसक होते ही हैं, इसलिए उसने मार दिया लड़की को। अच्छा, तो बाप ने बेटी को क्यों मारा? अरे वो मनोरोगी था, उसने इसलिए मार दिया। माने जिन्होंने भी मारा, जहां भी ऐसी घटनाएं हुई, वो कुछ अलग लोग थे। नहीं, वो अलग लोग नहीं हैं, वो आप में से ही एक हैं। वो हम हैं, हमने ही मारा है, हम ही मारे जा रहे हैं। ये आज से लगभग 15 साल पहले का आंकड़ा है। अब बदल गया हो तो बदल गया हो, इधर में मैंने खोजा नहीं, कि 75-80% भारतीय परिवारों में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का होता है। यह भी हो सकता है कि वो 15 साल में बढ़ भी गया हो, तब 75 था, 85 हो गया हो। इसका आशय समझते हैं? कोई बात नहीं कर रहा है इसकी, ना अखबार ना न्यूज चैनल, क्योंकि यहां खून बहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, तो सनसनी नहीं मच रही। आंकड़ा भर है, इसमें सनसनी कैसे उठेगी? किसी ने कहा था कि एक व्यक्ति की मौत त्रासदी होती है और 1 लाख व्यक्तियों की मौत सिर्फ स्टैटिस्टिक, आंकड़ा। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है बंबई का, वो चले ही जा रहा है, अब 10 साल हो रहे होंगे शायद, जहां मां ने अपनी बेटी को मार दिया। इल्जाम है, अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है, और बड़े उच्च वर्ग का केस है। जिसको आप कहोगे समाज का अभिजात्य वर्ग, हाईएस्ट इलीट स्टेट ऑफ सोसाइटी, वहां से आ रहा है, कोई गरीबों का मामला नहीं। और मां ने अपने हाथों से मारा बेटी को और ले जाकर के डाल दिया, जला ही दिया शायद लाश को, कुछ ऐसा हुआ था। खिंच रहा है वो। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आ जाते हैं। हर आदमी घुट घुट के मर रहा है, क्योंकि रिश्तों से बड़ी फांसी दूसरी नहीं होती। बस हम उस घुटन के साथ थोड़े सुव्यवस्थित हो जाते हैं, थोड़े
समायोजित हो जाते हैं, उस घुटन को अपनी आदत बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो लोगों के चेहरे ऐसे शमशान से होते हैं, ये बात मौत की नहीं है क्या? एक आदमी है, वो चल रहा है सड़क पे, होगा 35-40 साल का, उसको मुंह देखो ऐसा जैसे सुबह सुबह 4 थप्पड़ 5 लात खा के आया है ठीक चेहरे पर। तुम्हें पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। ये रिश्तों की बात है, और रिश्ता आवश्यक नहीं पत्नी के साथ ही, वो पिता के साथ भी रिश्ता हो सकता है, उसके बॉस के साथ भी रिश्ता हो सकता है। बात बस ये है कि जो भी रिश्ता है वो तुम्हारा है, तुमने किया, तुम्हारा चुनाव है, और तुम आदमी ही गलत हो, तुम्हें नहीं पता क्या चुनाव करने हैं जिंदगी में। तुम्हारे सारे चुनाव भय, लोभ, वासना इसी केंद्र से आते हैं, या फिर अज्ञान, हमें तो जी कुछ पता नहीं था। वो परदादी थी, परदादी ने यूं ही पकड़ के विवाह करा दिया। हम तो बच्चे थे, कितने साल के, 22 साल के बच्चे थे। आमतौर पे स्त्रियां आती हैं गांव, छोटे कस्बों वगैरह से, वो ऐसे ही बोलती हैं, हम तो कुछ पता भी जानते भी नहीं थे, हमारी तो ऐसे ही करा दी बस। क्या उम्र थी, कैसे नहीं आप कुछ भी जानती थी? और नहीं भी जानती थी तो इससे यही तो प्रमाणित होता है कि आपके रिश्ते का आधार अज्ञान है। अज्ञान में संबंध बनाओगे तो और क्या पाओगे? यही बात समझ में है। और अभी तक हमने जितनी बात करी उसमें हमने बस मनुष्यों के प्राण, उनके जीवन, उनकी हत्या की बात करी है। और यहां जो एक एक इंसान, आप जानते हो दुनिया की आबादी अभी कितनी है? 800 करोड़। ये 800 करोड़ लोग प्रतिदिन कितने जीवों की हत्या करते हैं, उसका कुछ हिसाब है? ये 800 करोड़ लोग अलग अलग तरीकों से, खाने के लिए, शोध के लिए, दवाई के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने सामान के लिए, कितने जीवों को प्रतिदिन जब मारते हैं? कुछ थोड़ा अनुमान लगाओ। मछलियों को शामिल कर लो तो, मछलियों को शामिल कर लो तो हम अरबों में, हम सैकड़ों अरबों में मारते हैं प्रतिदिन। थोड़ा 1 मिनट उस हत्या की भी बात कर लें, या उनकी जान बिल्कुल ही मुफ्त की है। और ये प्रकृति का कैसा विद्रूप मजाक है। तुम जिस मामले की बात कर रहे हो, जहां शव को 35 टुकड़ों में काटा गया, उसको काटने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया, वो चाकू बना है जानवरों का मांस काटने के लिए। अस्तित्व तुमसे बोल रहा है ठीक वो उपकरण जो तुमने तैयार करा है जानवर को काटने के लिए, देखो उसी से इंसान भी कटेगा। और ठीक वो मन जो तुमने तैयार करा है जानवर को काटने के लिए, ठीक वही मन इंसान को भी काटेगा। देखा, आज से लगभग 30 साल पहले की बात होगी, दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था, जहां पर एक कोई कांग्रेस के ही कोई अच्छे प्रभावशाली कोई नेता था, और उसने ले जा करके अपनी पत्नी को तंदूर में ही डाल दिया। बोला यहां पे कुछ नहीं बचेगा, बाकी और कुछ भी करूंगा तो कहीं से हड्डी वड्डी तो मिल ही जाती है, कई साल बाद भी हड्डी वड्डी मिल जाती है, तंदूर में डाल दो, यहां कुछ नहीं मिलेगा। उसने तंदूर में ही डाल दिया, और उसकी चाल सफल भी हो गई थी। बस उससे धुआं इतना उठा कि लोगों ने कहा आज कौन सा बड़ा जानवर पकड़ा है भाई, इतना बड़ा कौन सा जानवर है कि इतना धुआं उठ रहा है।
तो किसी को शक हो गया, उसने इधर उधर कुछ देखा ताका, बात पुलिस तक पहुंच गई, तो ये फंस गया आदमी। और वो तंदूर बनाया इसीलिए जाता है। तंदूर में ज्यादातर क्या पकता है? आलू नहीं, तंदूरी रोटी छोड़ दो, उसके अलावा तंदूरी चीजें ज्यादातर क्या होती हैं? मांस ही होता है ना। हाँ, तो कबीर साहब इसीलिए बोल गए हैं, जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। हमने सोचा कि अच्छा शायद कोई परलोक होता है, परलोक में वो मुर्गे बकरे हमने जिनका गला काटा था वो परलोक में हमारा गला काटेंगे। नहीं, परलोक में नहीं काटेंगे, तुम्हारा गला इसी लोक में कट रहा है। ये जो बचपन से ही हमारे भीतर हिंसा स्थापित की जाती है, वही हिंसा फिर हमारे एक एक संबंध में दिखाई देती है। और हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है, और कैसे होगा? अभी 1-2 दिन पहले ही आप लोगों ने भी देखा होगा, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एक बेंगलोर का आईटी प्रोफेशनल है, वो शायद बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। बच्चे का है या बच्चे की माँ का है, पता नहीं किसका है। तो वो वीडियो बना रहा है, खुद वो वीडियो सेट कर रहा है, और वो अभी पूरी तरीके से कैमरा सेट नहीं हुआ। कैमरा लगा रखा है, वहाँ पे केक रखा है और बच्चा बैठा है छोटा, उसकी माँ बैठी है, और उसी फ्रेम में ये पिताजी भी आ रहे हैं। यही 3 लोग हैं, छोटा बच्चा है, माँ है और बाप है। और वो फ्रेम सेट कर रहा है, कुछ हो रहा है। माँ इतनी देर में समझ नहीं पाती है कि राइट टाइम क्या है वो मोमबत्ती बुझाने का। वो उतनी देर में बुझा देती है। शायद अब उसी का होगा, माँ का ही होगा जन्मदिन। अब वो रिकॉर्डिंग हो रही है उसी फ्रेम में। वो उठ के आता है, दंदना के 2 झापड़ मारता है उसको, और वो वहीं बिस्तर पे बैठ जाती है। तो वहां से कुछ बोलती है। जब वो बोलती है तो इस बार वो झापड़ नहीं मारता, इस बार वो जाकर के उसको घूंसे मारता है, एकदम बॉक्सर की तरह पंचेस मारता है, धाड़ धाड़ धाड़। और आगे दिल दहल जाएगा आपका आगे का सुन के। इसके आगे का ये कि वो जो छोटा लड़का है वो अपनी मां को मारता है। ये बेंगलोर का कोई आईटी प्रोफेशनल है। पढ़ने लिखने से भीतर की हिंसा नहीं चली जाएगी, उसके लिए एक बहुत खास किस्म की शिक्षा चाहिए। ये जो होमोसेपियंस नाम का जानवर पैदा होता है, उसको इंसान बनाने के लिए एक बहुत खास शिक्षा चाहिए होती है। वो शिक्षा हम नहीं दे रहे, और हम गंदे से गंदा काम ये कर रहे हैं कि हम धर्म का अर्थ ही अब खराब करे दे रहे हैं। भारत में ये चीज पिछले 10-20 साल में बहुत ज्यादा हो रही है। धर्म का अर्थ ही विकृत करा जा रहा है। एकदम गलत हाथों में फिसलता जा रहा है धर्म। धर्म जो कि प्रेम का दूसरा नाम है, उस धर्म का मतलब हिंसा बनता जा रहा है। अगर आप धार्मिक हैं तो इसका अर्थ ही यह बनता जा रहा है कि आप हिंसात्मक होंगे। आप धार्मिक हैं ही तभी जब आप में अनुदारता हो, कट्टरता हो, और आप दूसरे पक्ष के लोगों को पीटने के लिए तैयार खड़े हो, तो आप धार्मिक हैं। आप ट्विटर पे चले जाइएगा, और जिस किसी ने अपनी वो जो कवर पिक होती है और जो डिस्प्ले पिक होती है, बैनर होता है पीछे, जिस किसी ने वो धार्मिक किस्म का लगा रखा हो, और जिन्होंने धार्मिक किस्म का लगा रखा हो, साफ पता चल जाता है ये आदमी। जिस किसी ने धार्मिक किस्म का ऐसा कुछ लगा रखा हो, आप फिर उसकी टाइमलाइन देखिएगा और देखिएगा कि हाँ क्या मिलता है आपको। जहर ही जहर, टॉक्सिसिटी जबरदस्त किस्म की। ये हमने
धर्म का अर्थ बना दिया है, बनाते जा रहे हैं बहुत तेजी से। और ये नई चीज है, थी हमेशा से पर दबी हुई थी, पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है कि धर्म का अर्थ है कि मार डालूंगा। धर्म का अर्थ ही अगर हिंसा हो गया तो अब प्रेम कौन सिखाएगा? और प्रेम अगर नहीं है तो संबंध का मतलब ही होगा एक दूसरे की जान लेना। आपको दिख नहीं रही इतनी साधारण सी बात? संबंध हम बनाते हैं बस 2 तरीके से। एक तो यह कि हमें मजबूर कर दिया जाए, तो गुलामी के दमित दबे घुटे से संबंध या तो ऐसे बनते हैं हमारे, या फिर एकदम वासना मूलक संबंध। क्योंकि जब किसी आदमी को बहुत दमित करके रखोगे तो फिर उसकी वासना कहीं जाके फटती है। तो ये 2 ही तरीके के हमारे संबंध बनते हैं। जो पहले तरीके का दबा घोटा सा दमित संबंध होता है, उसका प्रतीक है घर की गृहिणी, जिसके साथ मजबूर कर दिया जाता है एक आदमी को रहने को। वो अपना रह रहा है वहां पे, चल रहा है, ठीक है, कौन है जी? ये है श्रीमती जी, घर की लक्ष्मी। और जो दूसरे तरीके का संबंध है जिसमें वासना का पाशविक विस्फोट है, उसका प्रतीक है बाजार की वेश्या। और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और इन दोनों में ही प्रेम कहीं नहीं है। गृहिणी के साथ भी तुम जो संबंध बना लेते हो उसमें भी प्रेम नहीं है, मजबूरी ही है ज्यादा, मजबूरी, मर्यादा, यही सब, विवशता, सामाजिक मान, रख रखाव। कहां से प्रेम आएगा? घर में होता है प्रेम? कहां? और जो बाहर जाकर के इधर उधर संबंध बना लेते हो, जो वेश्या के साथ बनते हैं, उसमें तो प्रेम का कोई सवाल ही नहीं, सीधा लेन देन। कितनी खौफनाक बात है। तो हम जी कैसे रहे हैं फिर? कर क्या रहे हैं हम? हाँ, और कहीं किसी तरीके से सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अनायास कहीं सच्चे वास्तविक प्रेम का फूल अगर खिल जाता है तो हमारी ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं रहती। पूरा समाज आतुर हो जाता है उसको कुचलने को, ये आ कहां से गया। और उस फूल का खिलना हमारे लिए बड़े अपमान की बात है। वो फूल हमें बता रहा है कि उसकी संभावना हमारी भी जिंदगी में थी, पर हम वंचित रह गए। हम उस फूल, उसकी सुगंध, उसके सौंदर्य के काबिल सिद्ध न हुए। तो कहीं गाहे बगाहे हजारों लाखों एक में से किसी एक मामले में कहीं अगर प्रेम अंकुरित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, तो पूरा समाज दौड़ पड़ता है उसको कुचलने के लिए। क्योंकि वास्तविक प्रेम न तो आपके घर के नियम कायदे मानेगा, न आपकी बाजार के, न वो मर्यादा पर चलता है, न लेन देन व्यापार पर चलता है। वो तो बस अपनी पर चलता है। और ये बात हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त।
और वास्तविक प्रेम में ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं होती कि वो स्त्री और पुरुष के बीच ही होगा। वो तो बस होता है, एक प्रेमी मन होता है जो जी ही प्रेम में रहा होता है, और ऐसे से दुनिया बहुत चिढ़ती है। आप किसी को भी माफ कर सकते हो, आप किसी ऐसे को नहीं माफ कर पाओगे जो प्रेम में है। उसकी हस्ती ही आपके लिए अपमान की बात हो जाती है। दफ्तरों में, खास तौर पर सरकारी दफ्तरों में, जहां हर आदमी गलत कारण से ही नौकरी कर रहा होता है, वहां पर कोई आदमी ऐसा हो जो अपने काम में डूबने लगे, वो मजाक का विषय बन जाता है। मान लीजिए कोई वर्मा जी हैं किसी दफ्तर में, उन्हें मन लगा के काम करना अच्छा लगता है, उन्हें जो काम, जो प्रोजेक्ट मिला है, उन्हें यह बात भाने लगी है कि मैं इसको अच्छे से करूं। बट ऑफ जोक, पूरा दफ्तर हंसेगा उन पर, ऐसे कहेंगे, अच्छा अपना भी काम इनको दे दो भाई, इन्हें काम बहुत पसंद आता है, हा हा हा। आप किसी को भी बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन कोई आदमी प्रेम में पड़ गया, आप चिढ़ उठोगे, जल उठोगे।